क्लास 10th की थेल्स की पिरामिड यानी कि आधारभूत समानुपातिक पिरामिड, इसमें हमें सीधे करना होता है कि यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, क्या हो, कोई ट्रायंगल ए बी सी हो तो उसमें क्या करेंगे, और उसमें एक जो पैरेलल लाइन हो क्या हो, डी ई हो, यानी कोई भी पैरेलल लाइन हो, किसके, इसके क्या, कोई इसके कोई पैरेलल लाइन हो, यानी कि इसके आधार के, इसके बेस के क्या हो, एक पैरेलल लाइन हो, तो हम सिद्ध करेंगे वहाँ पर कि ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले हम लिख देते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें डी ई समांतर है किसके, बी सी के, यानी कि डी ई समांतर किसके है, बी सी के। तब हमें सीधी करना है, तब सिद्ध करना है क्या कि ए डी डी बी, ए डी और डी बी बराबर होता है किसके, ए ई और ए ई सी के, ए ई और ई सी। ये करना हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बी और ई को, इस बी और ई को एक रेखाखंड से मिला लेंगे और डी और सी को क्या कर लेंगे, एक रेखाखंड से मिला लेंगे। तो हमने क्या किया, इस बात को लिख देते हैं सॉल्यूशन में। तब या हमने लिखेंगे, हमने बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया और क्या, सी को डी से मिलाया और सी को डी से मिलाया, इस प्रकार मिलाया। लेकिन हम यहाँ एक बात का ध्यान दे लेंगे, क्या कि यहाँ अगर मैं ट्रायंगल डी बी ई में चलूँ, यदि मैं ट्रायंगल डी ई बी में चलता हूँ, यानी कि ट्रायंगल डी ई बी में, तब लिखेंगे यहाँ, तब ट्रायंगल डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल डी सी ई के, ट्रायंगल डी ई सी, जिसकी आवश्यकता हमें क्या पड़ेगी, बाद में पड़ेगी। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इस जगह से एक ब्रैकेट में इसे लॉक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम किस में, हमने क्या किया, इसके बाद भुजा ए बी पर एक लंब डाला, भुजा ए बी पर एक लंब, देखो भुजा ए बी पर एक लंब डाला, क्या, ई एन मान लेते हैं इसे, क्या मान लेते हैं इसे, ई एन मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं क्या, एन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी कि इसके बाद हमने क्या किया, भुजा ए बी पर एक लंब डाला, मैं लिख देता हूँ इस बात को भी कि डाला, और वो डाला हुआ क्या है, यानी कि अगर सही से लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी पर लंब है, ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं कि लंब है कौन, ई एन, लंब कौन है, ई एन, किस पर है लंब, जो लंब का चिन्ह होता है, किसका होता है, लंब का, और ये यानी कि लंब है किस पर, लंब है ए बी पर, किस पर है, ए बी पर। इसी प्रकार अगर हम देखें, इसी प्रकार यदि मैं इधर की इस ए सी की बात करूं, ए सी की, तो ए सी पर हमने क्या डाला, एक लंब डाला, तो यानी कि ए सी पर क्या लंब डाला हुआ है, ए सी पर लंब डाला हुआ है डी एम, क्या डाला हुआ है, डी एम। तो हम लिख देंगे, लिखने का तरीका होगा, डी एम लंब है किस पर, ए सी पर, यानी कि डी एम डला किस पर है, ए सी पर। तो हम लिख देंगे किस पर डला है, ए सी पर, किस पर डल गया भैया, ए सी पर। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे हम ट्रायंगल में चलेंगे, किसमें, डी ए ई में। अब त्रिभुज चलेंगे हम, त्रिभुज डी ए ई में, डी ए ई में।
अगर हम डी ए ई में चलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं त्रिभुज डी ए का क्षेत्रफल निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा? डी ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम इसमें लगाएंगे कि त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना? 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तब इसमें करा क्या हमने? 1/2 एज इट इज़। अब इसमें आधार देखेंगे। अगर मैं आधार इसे मान लूँ, किसे? ए डी को क्या मान लूँ मैं? आधार मान लूँ। क्या मान लूँ? ए डी को अगर आधार मानता हूँ, ए डी को अगर ए डी को मैं आधार मानता हूँ तो मैंने क्या लिख दिया? आधार के पास आधार के नीचे लिख दिया ए डी। अब ऊंचाई देखूँ तो ऊंचाई जो लंब पड़ा हुआ है यही क्या है? उसकी ऊंचाई है। ये लंब जो डाला है हमने यही क्या है? इसकी ऊंचाई, यानी कि लंब क्या हो गया इसका? ई एन हो गया। लंब क्या हो गया इसका? ई एन। इस हम दे देंगे समीकरण 1। स्टॉप। अब इसमें क्या देखो, समीकरण 1 तो ये आ गई। मैंने जो भी था ऊपर का वो मिटाना है, बस ओनली क्या छोड़िए? एक समीकरण छोड़िए। इसे बाद में इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसी प्रकार मैं किस में चलूँगा? अब इसी प्रकार मैं ट्रायंगल में चल जाऊँ, डी बी ई में। देखो डी बी ई में देखो त्रिभुज जिस पर मैंने मार्कर बढ़ा रहा हूँ, इस पर मैं इस ट्रायंगल में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले में नाम से पता लग रहा होगा डी बी ई। तो त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ई बी कहूँ या डी बी ई कहूँ, डी ई बी कहूँ या डी बी ई कहूँ, बात एक ही है। तो त्रिभुज डी ई बी में, अगर त्रिभुज डी ई बी में चलते हैं तो मैं इसका भी क्षेत्रफल निकाल लूँगा। डी ई बी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी हमने लिखा था क्या कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो कितना? 1/2 और आधार देखेंगे तो इसमें आधार, अगर मैं इसको आधार मानूंगा, डी बी क्या है? आधार है। डी बी क्या है? यहाँ पर आधार है। तो भाई डी और बी क्या हो गया? आधार। तुमको कहा सर ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई क्या है इसमें मेरे भाई? यहाँ देखिए ये बेस था, ए बी क्या था? एक बेस था। अगर ए बी एक बेस था तो ये इसका क्या था? इस बेस की क्या थी? वो लंब था। इस बेस की क्या थी? ऊंचाई थी। इस बेस की क्या थी? ये ऊंचाई थी। तो ये ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई यहाँ पे लोगे क्या? एन ई। क्या ऊंचाई लेंगे हम? एन ई। इस प्रकार समीकरण क्या होगी? वो 1 होगी। समीकरण क्या होगी? वो 1 होगी। अगर आप इसे एन ई लिखो या ई एन लिखो, बात एक ही है। तो कितनी होगी? समीकरण 1 हुई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण देखो 1 तो हमने पहले मान ली थी, सॉरी 1 पहले मान ली थी। हम क्या मान लेंगे सर? 2 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो देखो समीकरण 1 का ये पार्ट लिखेंगे पहले। समीकरण यहाँ 1 का क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ए ई, त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल। तो इसके बराबर में क्या था? 1/2 ए डी गुणा ई एन। ये थी हमारा समीकरण 1। अब इसके नीचे भाग किसे दे रहे हैं हम? समीकरण 2 से। किसे दे रहे हैं? समीकरण 2 से। और समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड का यानी कि बायां पक्ष है वो क्या है? त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। अगर ये है तो हम क्या करेंगे? अब इसका दायां पक्ष क्या है, यानी कि इसका दायां पक्ष क्या है? ये, तो इसका दायां पक्ष लिख देंगे 1/2। इस बराबर घटा के यहाँ लगा देंगे 1/2 डी बी गुणा एन ई। अगर ऐसा करते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहाँ देखते हो ये ई एन हो, ये ई एन है, ये एन ई है, मतलब एक ही है इसका। आप ई एन भी बोल सकते हो, उसे क्या बोल सकते हो? आप ई एन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आप इसे ई एन भी बोल सकते हो। ऐसा बोल सकते हो, ये भी क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमें से है, हमें यहाँ से क्या मिला कि डी ए ई का क्षेत्रफल, डी ई ए का क्षेत्रफल किसके बराबर हुआ? ए डी बटे, और इसको मैंने बाद में लिख देते हैं क्या? त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। और इसके बटे में क्या बचा? डी बी बच गया। आपने इसे एक नई समीकरण दे दी। क्या? समीकरण नंबर 3। क्या थी? समीकरण नंबर 3। अब मैं देखो इसको कर दे रहा हूँ, इसे रेस कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 की अब इतनी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का यूज़ करके एक समीकरण 3 बना दी है। आपको बस इसी का ध्यान रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो समीकरण 3 बना दी।
अब मैं दोबारा से किस में चलता हूँ, मैं दोबारा से डी ए ई में चलता हूँ, मैं दोबारा से डी ए ई में चलता हूँ, मैं त्रिभुज डी ए ई में चलता हूँ। इसमें त्रिभुज लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ इस बात को कि त्रिभुज डी ए ई में पुनः चलने पर अब पहले क्या किया था, मैंने इसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला था। पहले हमने क्या किया था, पहले मैंने इसको लंब माना था मेरे भाई, इस पे ये भी तो लंब है। अगर मैं कहूँ तो डी एम भी तो लंब है। अगर डी एम भी लंब है तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको बेस मान लेता हूँ, इसको बेस मानता हूँ, ए ई को बेस मान लेता हूँ। हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल, डी ई ए का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने तुमसे यही बात तो बोली है कि त्रिभुज, उसको एज इट इज लिख देंगे, त्रिभुज ए ई का क्षेत्रफल और कितना आ जाएगा, 1/2। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा पहले आपने ए डी आधार लिया था, अब क्या आप क्या ले लीजिए, ए ई आधार ले लीजिए। अगर जैसे हम ए ई आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या कहोगे, तुम कहोगे सर ऊंचाई हो गई अब डी एम, ऊंचाई क्या होगी अब डी एम, तो ऊंचाई क्या होगी भैया डी एम, तो हम फिर लेंगे ऊंचाई ना डी एम। इसे एक नई समीकरण नाम दिए मैंने, समीकरण 4। क्या दी, समीकरण 4। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। और हम फिर दोबारा से चलते हैं। अब देखो मैं इसको लिख रहने देता हूँ, समीकरण 4 को लिख रहने देता हूँ बस। अब फिर हम क्या चलते हैं, अब फिर हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज, पहले मैं चला था डी बी ई में चला था, ठीक है। अब मैं चलता हूँ डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई और सी में, इसमें चलते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ त्रिभुज, इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में। अगर त्रिभुज डी ई सी में चलते हैं, अगर डी ई सी में चलते हैं तो ये क्या है, तेरे से बेस का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। और मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, सूत्र तो हमारा यही है, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार गुणा ऊंचाई है तो 1/2। और मैंने आपसे भी एक बात बोली है कि ये एक तरह से ई सिस्टम किसका काम कर रहा है, बेस का काम, यानी कि आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। और आधार का काम तो ईसी कर रहा है। देखो हम अगर इतने ट्रायंगल में चले तो हम ईसी आधार लेंगे, लेकिन ऊंचाई एक बार हम बाहर भी ले सकते हैं। और आप देखोगे तो डी एम क्या है, ऊंचाई है। क्यों, क्योंकि यो बेस पर लंब है, क्योंकि डी एम बेस पर लंब है। डी एम क्या है भैया, बेस पर लंब है। अगर लंब है तो देखो लंब बाहर अगर होगा तो भी उस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की ऊंचाई ही कहलाएगी, इस त्रिभुज क्या कहलाएगी, ऊंचाई ही कहलाएगी। तो आप बेस क्या लोगे, आप इतने ट्रायंगल में चले तो बेस क्या लोगे, बेस तो आप ई सी ही लोगे। क्या लोगे आप, ई सी ही लोगे, परंतु ऊंचाई क्या लोगे, डी एम लोगे। ऊंचाई क्या लोगे, डी एम लोगे। तो ऊंचाई के लिए हमने डी एम ली। अब इस बात को मैं दोहरा देता हूँ यहाँ कि त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, देखो समीकरण 4 थी है, ये समीकरण का मान लिया 5 मान, क्या मान लिया समीकरण 5 मान। अब फिर मैं दोबारा से क्या करूँगा, फिर हमें कुछ नहीं करना। जैसे हमने पहले समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दी थी, इसी प्रकार समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, मेरे प्यारे भाई जब आप भाग दोगे तो भाग देने का तरीका क्या होता है, इक्वेशनों को भाग देने का तरीका होता है, उसमें एक तो बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है। तो समीकरण 4 को हम दे रहे हैं भाग, समीकरण 4 को दे रहे हैं ना, तो समीकरण 4 का बायां पक्ष लिख लेंगे। समीकरण 4 का बायां पक्ष क्या है, त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल। अगर ये इसका क्षेत्रफल है, अगर ये इसका बायां पक्ष है मेरे भाई, तो मुझे बताइए कि समीकरण 5 का बायां पक्ष क्या है। तो तुम कहोगे सर समीकरण 5 का जो बायां पक्ष है वो है डी ई सी। तो समीकरण 5 ये थी, समीकरण 5 का बायां पक्ष ये हो गया, तो डी ई सी। अगर डी ई सी का क्षेत्रफल। अब देखो समीकरण 4 का बायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष क्या है, समीकरण 4 का दायां पक्ष सर ये, तो हम इसको लिख देते हैं 1/2 गुणा आधार कितना है, ए ई, और ऊंचाई कितनी है टी यहाँ, डी एम। ठीक है, अब इसका दायां पक्ष कितना, समीकरण 5 का दायां पक्ष कौन सा है, ये वाला। अगर समीकरण
5 का दायां पक्ष ये है तो दायां पक्ष के नीचे दायां पक्ष होगा, तो EC बटे DM। हमने क्या किया है तो समीकरण 4 का बायां पक्ष, समीकरण 5 का बायां पक्ष, समीकरण 4 का दायां पक्ष, समीकरण 5 का दायां पक्ष, ठीक है, इस तरह से किया। यहाँ क्या पता लगा कि 1/2 से 1/2 खत्म हो गया और DM से यहाँ DM कैंसिल हुआ। तो हमें पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEA का क्षेत्रफल बटे नीचे बच गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल बचा तो यहाँ क्या बचा AE बटे EC यहाँ बचा है। ये सब पहले समीकरण क्या दे देंगे, देखो 4 थी 5 होगी, अब क्या दे देंगे सर 6 दे देंगे। क्या दे देंगे मेरे भाई, समीकरण 6 दे देंगे। अब समीकरण 4 का कोई काम नहीं रहा, इसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट कर दिया। अच्छा कुछ समय पहले जब हमने इसकी स्टार्टिंग की थी मैंने तो मतलब एक चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि त्रिभुज DEV का जो क्षेत्रफल होगा वो DEC के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि DEC का क्षेत्रफल DVE या DEV के क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बात मैंने पहले लिखवा दी थी, आप उस चीज़ को देख सकते हो पीछे, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा क्या, DEV का क्षेत्रफल, DEV का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, DEV का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, DEC के क्षेत्रफल के। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो यहाँ से एक बात पता लग जाइए अभी, अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि जहाँ DEB है तो DEB का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप एक काम करो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम कहोगे सर हमें दिखाई दे रहा है क्या, हमें ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यदि हम त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल देखें या त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल देखें, दोनों क्षेत्रफल के आपस में बराबर है। तो आप एक काम करिए ना, इसके स्थान पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, DAE का क्षेत्रफल और बटे में हम देखो इस वैल्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं। अगर इसे पुट कर रहे हैं तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल आ गया। अगर ऐसा आया आपके पास, अब देखो आगे क्या है, आगे में कोई चेंजिंग नहीं है, EAE अपॉन कितना आ गया, EC आ गया। अगर ये आया तो मैंने चलो इससे एक नई समीकरण दे दी, क्या 7, क्या दे दी, एक समीकरण 7 दे दी। अगर समीकरण 7 दे दी तो हमें बताइए कि समीकरण 3 क्या थी। तुम कहोगे सर समीकरण 3 जो थी वो समीकरण 3 थी क्या, कि त्रिभुज समीकरण 3 थी, यहाँ से लिखता हूँ कि त्रिभुज, यही यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से। तो समीकरण 3 व 7 क्या थी, DAE का क्षेत्रफल, DAE का क्षेत्रफल। आप इस बात को पीछे देख सकते हो, आप इस चीज़ को पीछे रिवाइज करके देख सकते हो कि DEA का क्षेत्रफल जो था वो क्या था, वो था आपका वो था आपका क्या, अगर हम इस चीज़ को, अगर आप पीछे देखोगे तो वो क्या था, हमारा बेस तो था यहाँ AD, क्या था बेस AD, और नीचे बचा था हमारा क्या, नीचे बचा था हमारा क्या बचा था, नीचे बचा था हमारा DB, कितना बचा था DB। अगर आप समीकरण 3 को देखते हो, समीकरण 3 देखना, यही है समीकरण 3। अब समीकरण 7 आपके सामने है, बनाई है मैंने क्या, और यहाँ क्या था, त्रिभुज DEB था, क्या था DEB था। अगर आप इस चीज़ को देखोगे सही से तो यही तो था क्या, DEB था। अगर DEB था, समीकरण नंबर 3 ये थी आपकी, ठीक है ना। अब समीकरण क्या है तुम्हारी 7, समीकरण 7 है त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल बटे किसके है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा, AE अपॉन EC, इसी के बराबर है। अगर इसके बराबर है तो आप एक बात देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड
यानी कि समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 7 का, ये क्या समीकरण 7 है, समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 7 का बायां पक्ष क्या है, इक्वल आ चुका है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो इक्वेशन की आप कंपेयर कर रहे हों और उनके बाएं पक्ष या दाएं पक्ष इक्वल बैठ जाते हैं, अगर इनका देखो इनका जैसे बायां पक्ष इक्वल बैठा है तो इनका फिर दायां पक्ष भी क्या होगा मेरे भाई, इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा इक्वल होगा तो आप क्या लिख सकते हो कि सर अब क्या बचा, ए डी बराबर हो गया ए डी अपॉन डी बी बराबर हो गया किसके, ए ई अपॉन ए सी के। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हमें क्या करना था भैया, प्रूव्ड करना था।